नमस्कार साथियों। पीडब्ल्यू ओनली आईएएस के इस मंच पे आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आइए जो है सतीश चंद्र की जो मध्यकालीन भारतीय इतिहास की सीरीज हम लोग कर रहे हैं उसके अंतर्गत हम लोग जो है आज तीसरे क्लास लेक्चर पे हैं और इस तरीके से जो है वीकली बेसिस पे चल रहा आपका जो ये सीरीज है उसमें धीरे धीरे अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। जो भी इस क्लास से रिलेटेड जो है पीडीएफ होगा आप मेरे फटाफट जो है इस टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे आपको ये मिल जाएगा। टेलीग्राम लिंक आप जा करके हिस्ट्री इन हिंदी बाई अनिल सर करके सर्च कर सकते हैं, या वहां पे कोई कठिनाई हो रहा है तो ये क्यूआर कोड है, इस क्यूआर कोड को स्कैन करना है, ये डायरेक्टली आपको वहां पे मेरे चैनल पर जो है आपको रिडायरेक्ट कर देगा। तो आइए जो है फटाफट जो है हम लोग आज बढ़ते हैं और कौन सा टॉपिक होगा। तो आज का जो विषय वस्तु है वह टकराव का युग है। टकराव का युग 1000 से 1200 ईस्वी है। तो टकराव का युग 1000 से 1200 ईस्वी, इसके अंतर्गत जो है कौन कौन सा मुद्दा देखना है। एक तरीके से वही पूर्व मध्यकाल का ही विस्तार है और यहां पे विदेशी आक्रमण को देखना है और जो दो महत्वपूर्ण राजवंश राजपूत राजवंश हैं उन्हें देखना है। तो चलिए भाई फटाफट हम लोग देखते हैं कि ये टकराव का युग जो है एक 1000 से 1200 ईस्वी, इसके अंतर्गत हम लोगों को भारतवर्ष पर विदेशी आक्रमण देखना है। भारतवर्ष पर जो विदेशी आक्रमण है इसके अंतर्गत कौन कौन सा देखना है। तो इसके अंतर्गत जो है अरब आक्रमण और तुर्क आक्रमण को देखना है। अरब आक्रमण और तुर्क आक्रमण को देखना है। और इस समय काल के जो हैं प्रमुख राजपूत वंश कौन से हैं। वंश कौन से हैं इन्हें देखना है। तो आइए जो है पहले मुद्दे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, भारत पर अरब आक्रमण। भारतवर्ष पर अरब आक्रमण है। जैसा कि पिछले क्लास लेक्चर में भारत और विश्व हम लोग देखे थे और भारत और विश्व के अंतर्गत हम लोग एक मुद्दा जो है भारत और अरब जगत देखा गया था और कैसे पैगंबर मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद जो है खलीफा की परंपरा चलती है। तो अरब साम्राज्य एक विशाल साम्राज्य के रूप में अपनी पहचान बना रहा है और इस विशाल साम्राज्य के अंतर्गत भारत पर यह अरब आक्रमण क्यों हो रहा है उसे समझना है। भारत पर यह अरब आक्रमण क्यों हो रहा है उसे समझना है। तो इसके अंतर्गत जो है ये अरब साम्राज्य है और ये जो है गल्फ ऑफ पर्सिया है, फारस की खाड़ी है। फारस की खाड़ी है। तो पहला मुद्दा हो जाता है कि अरब आक्रमण का कारण क्या था। अब अरब आक्रमण के कारण पर विचार किया जाए तो इसके कई सारे कारण देखने को मिलेंगे। और यह आक्रमण किस क्षेत्र पे हुआ था। यह आक्रमण जो है
सिंध और पंजाब के क्षेत्र पर हुआ था। तो कारण पर अगर बात किया जाए भाई, तो एक मल्टी डायमेंशनल फैक्टर है। अरब आक्रमण का जो कारण है, इसके अंतर्गत जो पहला मुद्दा है वो कौन सा कारण है? तो पहला मुद्दा जो है राजनैतिक कारक है। जो दूसरा मुद्दा होगा वो भौगोलिक कारक है, ज्योग्राफिकल फैक्टर है। जो तीसरा मुद्दा है वो आर्थिक कारण है। आर्थिक कारक है। जो चौथा मुद्दा है वो धार्मिक सांस्कृतिक कारक होगा। धार्मिक सांस्कृतिक कारक है। और पांचवा मुद्दा जो होगा वो क्या होगा? तो वो जो है तात्कालिक कारक होगा। वो जो है तात्कालिक कारक होगा। तो इस तरीके से जो है मल्टी डायमेंशनल फैक्टर हैं, और मल्टी डायमेंशनल फैक्टर के अंतर्गत जो है इतने सारे शीर्षकों में हम लोग अरब आक्रमण का कारण देखने का प्रयास किया जाएगा। तो राजनीतिक कारण क्या है भाई? तो राजनीतिक कारण जो है, अरब आक्रमण किसके नेतृत्व में हुआ था, पहले इसे समझ लेना है, फिर उसके कारण को देखा जा रहा है। तो अरब आक्रमण जो है वो मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में हुआ था। मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में हुआ था। मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में कब हुआ था? तो मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में 712-13 ईस्वी में हुआ था। 712-13 ईस्वी में हुआ था। 712-13 ईस्वी में इस आक्रमण का क्या कारण है भाई? तो आक्रमण का राजनीतिक कारण अगर देखा जाए तो साम्राज्य विस्तारवादी जो महत्वाकांक्षा है, यही इनके आक्रमण का कारण है। साम्राज्य विस्तारवादी महत्वाकांक्षा। प्राचीन भारत में ही अगर आप देखेंगे तो प्राचीन भारत के संदर्भ में ही भारत पर जो विदेशी आक्रमण हो रहे हैं, उसके पीछे जो एक कारण रहता है, भारत की समृद्धि के बारे में सबको पता रहता है। वो समृद्धि आकर्षित करती थी, और इस तरीके से साम्राज्य विस्तार भारत की तरफ करना एक स्वाभाविक महत्वाकांक्षा होता था। भौगोलिक कारक को अगर देखा जाए तो मोहम्मद बिन कासिम कौन सा क्षेत्र जीत चुका था? मोहम्मद बिन कासिम जो है मकरान तट को जीत चुका था। मकरान तट को जीतने के पश्चात अब क्या है भाई? तो मकरान तट को जीतने के पश्चात भारत के साथ इनकी जो है सीमा स्पर्श कर रहा है, और सिंध क्षेत्र पर आक्रमण एक स्वाभाविक परिघटना थी। तो इस तरीके से सिंध क्षेत्र पर आक्रमण जो है एक स्वाभाविक परिघटना के रूप में रहता है। तो ये जो है भौगोलिक कारक है भाई, कि मकरान तट के बाद अब सिंध जो है उसकी सीमा स्पर्श कर रही है। स्पर्श कर रही है, साम्राज्य विस्तारवादी महत्वाकांक्षा है, इस तरफ अपना विस्तार करते हैं। आर्थिक समृद्धि क्या है भाई? तो आर्थिक जो है
भारत की आर्थिक समृद्धि जग जाहिर था। जग जाहिर था। तो ये जो भारत की आर्थिक समृद्धि है ये जग जाहिर रहता है, और इस तरीके से क्या होता है, इस तरीके से जो है भारत की आर्थिक संपन्नता, भारत की पहचान एक सोने की चिड़िया के रूप में रहता है, गोल्डन बर्ड ऑफ द वर्ल्ड। तो भारत की आर्थिक समृद्धि को पाना जो है ये भी इनके आक्रमण का कारण रहता है। कुछ ऐसा ही वाकया आप यूची जनजाति जो रहती है चीन के ऊपर हर वर्ष आक्रमण करते थे, या आगे मोहम्मद बिन कासिम के बाद गजनवी का भी उद्देश्य अगर देखेंगे तो मूलतः यही दो उद्देश्य है, भारत की आर्थिक समृद्धि और भारत से धन की लूट तथा इस्लाम का प्रचार प्रसार रहता है। ये आर्थिक मुद्दा रहता है जिसके कारण भारत पे अरब आक्रमण होता है। धार्मिक सांस्कृतिक कारण क्या है भाई? तो धार्मिक सांस्कृतिक कारण जो है इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार, प्रचार प्रसार ये भी जो है परोक्ष रूप से ही सही, परंतु जो है एक कारण के रूप में जो है वो अपनी भूमिका निभा रहा है। अब अगला मुद्दा होता है कि तात्कालिक कारण क्या है। तो तात्कालिक कारण जो रहता है या आकस्मिक कारण भी उसे कहते हैं, भारत के तटीय क्षेत्र पर, श्रीलंका के क्षेत्र पर बहुत पहले से अरब व्यापारी जो है भारत और यूरोप के मध्य व्यापार में अरब व्यापारी मध्यस्थ की भूमिका निभा रहे थे। तो भारत का भी जो मालाबार का तट है यहां भी अरब व्यापारी रहते हैं, और इसी तरीके से श्रीलंका में भी रहते हैं। श्रीलंका में क्या होता है, श्रीलंका से एक अरब जहाज होता है, वो अरब सागर से होता हुआ जो है जा रहा होता है। और यहां पे कौन रहते हैं भाई? तो श्रीलंका का जो राजनीतिक नेतृत्व रहता है ये अरब व्यापारियों को अपने यहां से प्रतिस्थापित करता है। इस रूप में जो इनकी महिलाएं रहती उस जहाज में रहती हैं, और जो धन संपत्ति रहता है उसके साथ इनको भेजा जा रहा था। सिंध के क्षेत्र में क्या होगा? सिंध के क्षेत्र में उस जहाज को लूटा जाएगा। उस जहाज के लूट की परिघटना जो होती है, तो उस समय सिंध क्षेत्र का शासक कौन था? तो उस समय जो है सिंध क्षेत्र के शासक जो हैं दाहिर रहते हैं। और इस तरीके से क्या होता है, इस तरीके से जो दाहिर हैं इनको जिम्मेदार ठहराया जाता है कि आपके क्षेत्र विशेष में जो है अरब जहाज को लूटा गया है, कहा जाता है आपकी जिम्मेदारी है कि आप उन्हें दंडित कीजिए, लुटेरों को दंडित कीजिए, और जो धनराशि है उसे सकुशल जो है लौटाइए। तो यहां पे दाहिर जो है इस बात को मना करते हैं। आज भी बेटा अगर आप देखेंगे तो जो लाल सागर का क्षेत्र है, सोमालिया इरिट्रिया का जो क्षेत्र है, तो सोमालियन जो पायरेट्स हैं, सी पायरेट्स हैं, समुद्री लुटेरे उनको कहते हैं। आज भी वो समुद्री लुटेरे जो हैं इतना ज्यादा टेक्नोलॉजी इनहेंस करने के बाद भी लॉ एंड ऑर्डर के लिए एक मेजर चैलेंज बने हुए हैं। ताहिर का भी वही कहना रहता है भाई कि समुद्री डाकुओं का काम है, इसमें हमारी कोई सहभागिता नहीं है। अतः उस धन की क्षतिपूर्ति करना ये हमारा उत्तरदायित्व तो नहीं है। और यही एक छोटी सी घटना जो रहती है वो एक चिंगारी का काम करता है। और इस तरीके से क्या होता है, मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में अरब आक्रमण जो है वो हो जाता है। अब मुद्दे की बात क्या है भाई कि इसका कोई प्रभाव पड़ा था कि नहीं पड़ा था? अरब आक्रमण तो हो गया, तो अगला मुद्दा यह है कि अरब आक्रमण का प्रभाव क्या था।
अरब आक्रमण का प्रभाव क्या था? तो अरब आक्रमण का प्रभाव आप देखेंगे कि वो भी एक मल्टी डायमेंशनल इंपैक्ट के रूप में दिखाई देगा। मल्टी डायमेंशनल इंपैक्ट के रूप में तो पहला मुद्दा क्या हो जाएगा? तो पहला मुद्दा हो जाएगा कि राजनैतिक प्रभाव क्या है? और राजनैतिक प्रभाव क्या है? तो राजनैतिक प्रभाव के अंतर्गत अरब साम्राज्य के विस्तार को रोकने के लिए भारत में 3 शक्तिशाली राजवंश उभर करके आते हैं। गुर्जर प्रतिहार हैं, राष्ट्रकूट हैं, यहीं पर जो है आपको चालुक्य भी दिखेंगे। चालुक्य वंश दिखेगा। इस तरीके से क्या है, इस तरीके से एक्शन का जैसे रिएक्शन होता है, सिंध तक इनकी धमक हो चुकी है। अब भारत में आगे भी इनका प्रचार प्रसार के साम्राज्य विस्तार के प्रचार प्रसार की संभावना थी। और इस रूप में क्या होता है, इस रूप में 3 शक्तिशाली राजवंश उभर करके जो हैं वो आते हैं। अगला क्या है भाई? तो अगला जो है सामाजिक प्रभाव क्या है? अरब आक्रमण का जो है वो सामाजिक प्रभाव क्या है? सामाजिक प्रभाव के अंतर्गत जो है मुस्लिम समाज एक जाति विहीन समाज रहता है। हालांकि वहां पे भी नस्ली आधार पे भेदभाव किया जाता था। मुस्लिम समाज में नस्ली आधार पे भेदभाव, ईरानी ग्रुप था, तुरानी ग्रुप था, अफगानी ग्रुप था। फिर बाद में जब भारत में आते हैं तो भारत में जो कन्वर्जन ऑफ रिलीजन होता है उसके तहत एक हिंदुस्तानी ग्रुप भी उभर करके आता है। ये नस्ली आधार पे भेदभाव होता था, परंतु कॉन्सेप्ट ऑफ कास्टिज्म जो है ऐसा कुछ इनके अंदर नहीं रहता है। तो जिस क्षेत्र विशेष में इनका प्रत्यक्ष शासन स्थापित होता है वहां पर जो जातिगत भेदभाव है, जातिगत जो परंपरागत हिंदू समाज में भेदभाव देखने को मिलता है, वो कठोरता जो है बहुत हद तक कम होता है। और साथ ही साथ क्या रहता है, साथ ही साथ ये भारत के जो कुशल कारीगर वर्ग रहते हैं उस कारीगर वर्ग को अपने देश लेकर के जाते हैं। विद्वानों के संरक्षक रहते हैं। बहुत सारा ज्ञान जो है दुनिया का ज्ञान अरब व्यापारियों के माध्यम से दुनिया भर के देशों में फैला था। जैसे चीन से कागज शताब्दियों तक उनके यहाँ पे ये छुपा हुआ था, अरब व्यापारियों के माध्यम से यूरोप तक पहुंचा। चीन का जो रेशम का कीड़ा रहता है, वैसे ही भारत से भी जो वैज्ञानिक प्रगति है वो भी दुनिया भर के देशों में इन्होंने ही पहुंचाया था। तो ये क्या है भाई, ये जो है विद्वानों के संरक्षक रहते हैं। अपने यहाँ पे भी भारतीय विद्वानों को ले जाते हैं। भारतीय पाठ्य पुस्तकों का अरबी भाषा में अनुवाद होना शुरू होता है। अब अगला मुद्दा देखते हैं भाई कि आर्थिक प्रभाव क्या है। अरब आक्रमण का जो है वो आर्थिक प्रभाव क्या रहता है? तो आर्थिक प्रभाव यही सबसे ज्यादा रहता है। अब जो है अरब का मरुस्थल क्षेत्र का नाम सुने हुए हैं। अरब का आक्रमण जो है सिंध के क्षेत्र में होता है। फिर उसके बाद जो है हमारे यहाँ पे थार का मरुस्थल भी है। तो इस तरीके से क्या होता है, अरब के मरुस्थलीय क्षेत्र
मरुस्थलीय क्षेत्र से खजूर की खेती और साथ ही साथ जो है ऊंट पालन जो है यह लोकप्रियता प्राप्त करना शुरू कर देता है। इसके अलावा जो अरबी मुद्रा जो है दिरहम का प्रयोग होता है। अरबी मुद्रा जो है दिरहम का प्रयोग होना शुरू हो जाता है। तो ये भी एक आर्थिक प्रभाव के रूप में हमें देखने को मिलता है। अगला बच्चों प्रभाव क्या देखने को है, तो अगला जो है धार्मिक सांस्कृतिक क्षेत्र पर प्रभाव अगर देखा जाए तो अगला प्रभाव जो है धार्मिक सांस्कृतिक क्षेत्र पर प्रभाव। तो इस तरीके से क्या होता है, इस तरीके से अरबी भाषा और साहित्य का जो है सांस्कृतिक क्षेत्र में प्रचार प्रसार हुआ। अरबी भाषा और साहित्य का प्रचार प्रसार हुआ। इस्लाम धर्म का आगमन पहले ही हो चुका था। अब चूंकि शासक वर्ग हैं सिंध के क्षेत्र में, तो अब वहां पर इस्लाम धर्म का तेजी से उस क्षेत्र विशेष में प्रचार प्रसार होता है। तो ये रहता है। अगला क्या है भाई, तो अगला जो है ब्रह्मगुप्त द्वारा लिखित जो ब्रह्म सिद्धांत है और खंडन खाद्य जो भारतीय ग्रंथ है, मंसूर खलीफा के समय में उसका अरबी भाषा में अनुवाद हुआ। भारतीय वैज्ञानिक साहित्य का अरबी भाषा में अनुवाद हुआ। तो एक जो है धार्मिक सांस्कृतिक क्षेत्र पर यह भी प्रभाव देखने को मिलता है। अब अगला है भाई कि दोनों देशों के मध्य जो है द्विपक्षीय व्यापारिक जो संबंध रहते हैं ये प्रगाढ़ होते हैं। ये हमारा एक छोटा सा मुद्दा जो है अरब आक्रमण हो गया। अब इस कड़ी में जो है टकराव का जो युग है इसमें आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि भारतवर्ष पर तुर्क आक्रमण। अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों से चर्चा हुआ कि इस्लामिक समाज जाति विहीन समाज था, परंतु नस्ली आधार पर भेदभाव था। इसमें दो नस्ल के जो मुस्लिम रहते हैं वो अपनी श्रेष्ठता का दावा करते थे। ईरानी नस्ल के मुस्लिम हैं, तुरानी नस्ल के मुस्लिम हैं, अपनी श्रेष्ठता का दावा करते थे। अब वही जो तुर्क आक्रमण है इसके अंतर्गत दो आक्रमण आप देखेंगे। तुर्क आक्रमण के अंतर्गत जो है दो आक्रमण होगा। पहला जो है महमूद गजनवी का आक्रमण और दूसरा जो है मोहम्मद गौरी का आक्रमण। मोहम्मद गौरी का आक्रमण। तो इस तरीके से भारतवर्ष पर तुर्क आक्रमण की शुरुआत होती है। आगे चल करके जो मुगल आते हैं, मुगल भी तुर्क रहते हैं। तो आइए भाई एक एक करके देखते हैं। महमूद गजनवी का जो भारत पे आक्रमण होता है उसका क्या कारण है।
महमूद गजनवी का जो आक्रमण है, इसका कारण क्या है? तो दो कारण रहते हैं। देयर वर द ट्विन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द मिलिट्री इन्वेजन ऑफ महमूद गजनवी। कौन सा कारण है भाई? तो पहला कारण जो है वो आर्थिक है, और दूसरा कारण जो है धार्मिक है। पहला कारण जो है वो आर्थिक कारक है, और दूसरा जो कारण है वो धार्मिक कारक है। आर्थिक कारक क्या है भाई? आर्थिक कारक क्या है? तो महमूद गजनवी के द्वारा भारत की समृद्धि, भारत की समृद्धि और धन की लूट जो रहता है। भारत, अगर प्राचीन भारत के संदर्भ में थोड़ा बहुत आप लोग जान रहे होंगे, तो एक इंडो रोमन ट्रेड होता था, हिंद रोमन व्यापार होता था। हिंद रोमन व्यापार में एक इतिहासकार रहते हैं, नाम रहता है प्लिनी। प्लिनी का ग्रंथ रहता है नेचुरल हिस्टोरिका। अपने ग्रंथ नेचुरल हिस्टोरिका में प्लिनी ने कहा था कि दुनिया का सोना चाहे जहां भी हो, वो अंततः आके कहां पे दफन होता है? वो भारत में दफन होता है। इस तरीके से क्या है भाई? इस तरीके से भारत की समृद्धि जो था वो जग जाहिर था। गजनवी के भारत पे आक्रमण का जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स है, दैट इज द लूटिंग मनी फ्रॉम इंडिया। भारत से धन की लूट रहता है। और धार्मिक कारण क्या है? तो धार्मिक कारण जो है इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार। इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार। तो इस तरीके से क्या है? इस तरीके से जो है महमूद गजनवी का भारत पे आक्रमण का ये कारण रहता है। कुल कितने आक्रमण हुए थे भाई? तो कुल जो हैं, कुल 17 आक्रमण हुए थे भारतवर्ष पर। महमूद गजनवी का कुल 17 आक्रमण हुआ था। किस समय काल में ये कुल 17 आक्रमण हुए थे? तो यह समय काल जो है 1000 ईस्वी से 1027 ईस्वी के मध्य हुआ था। अब मुद्दे की बात हो जाता है कि प्रथम आक्रमण जो है गजनवी का कब हुआ था? तो प्रथम आक्रमण जो है इनका 1000 ईस्वी में हुआ था, पंजाब के क्षेत्र में हुआ था। प्रथम आक्रमण जो है 1000 ईस्वी में पंजाब क्षेत्र में हुआ था। और पंजाब क्षेत्र के शासक कौन रहते हैं? जयपाल रहते हैं, उन्हें पराजित करते हैं। अब यूपीएससी का गेम बच्चों फैक्चुअल डेटा तो होता नहीं है, या फैक्चुअल डेटा भी होता है तो ये एक स्टूडेंट जिसे इतिहास के साथ साथ जितने भी विषय हैं, सारे विषयों को पढ़ना है, तो इतना फैक्चुअल इंफॉर्मेशन रट पाना ये आपके बस की बात भी नहीं है। तो इस आक्रमणों की श्रृंखला में महमूद गजनवी का जो आक्रमण हुआ है, इस आक्रमणों की श्रृंखला में अगला जो सबसे महत्वपूर्ण आक्रमण रहता है वो उनका 16वां आक्रमण है।
16वां आक्रमण कहां पे हुआ था भाई? तो 16वां आक्रमण जो है 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण हुआ था। सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण हुआ था। ये जो सोमनाथ मंदिर पर इनका आक्रमण हुआ था, सोमनाथ मंदिर पर जो इनका आक्रमण हुआ था, ये गुजरात का क्षेत्र रहता है। सोमनाथ मंदिर भारत के द्वादश ज्योतिर्लिंगों में से एक है। भारत का जो द्वादश ज्योतिर्लिंग और विशेष करके जो सोमनाथ का मंदिर है, इसके बारे में ऐसी मान्यता थी कि साक्षात भगवान शिव का यहां पर निवास है। इसके पीछे का कारण भी रहता है, क्योंकि भारत का जो ज्ञान विज्ञान की प्रगति है वो धर्म के साथ ही अंतर्गुंफित रहता है। और आज भी भारत के किसी मंदिर में अगर भगवान शिव का प्रतिमा या भगवान शिव का लिंग अगर हवा में फ्लो करे, तो यही समझ में आएगा कि भाई साक्षात भगवान विराजमान है। सोमनाथ मंदिर में जो शिवलिंग की प्रतिमा रहती है वो हवा में फ्लो कर रही थी, उसके पीछे मैग्नेटिक फील्ड रहता है। और इस रूप में क्या रहता है? इस रूप में आम जनमानस का जो विश्वास रहता है कि साक्षात भगवान यहां पे विराजमान है। मंदिर का बच्चों जो प्रतिभा या मंदिर का जो गौरव है वो इस रूप में है कि प्रतिदिन 25 नदियों के जल से जो है भगवान शिव का राज्याभिषेक होता था। इस तरीके से महमूद गजनवी अपने आक्रमणों की श्रृंखला में इस बात से अवगत हुआ कि अतुल धन संपत्ति जो है इस मंदिर के पास में है, और इस तरीके से वो सोमनाथ मंदिर पे आक्रमण के लिए प्रेरित होता है। जब वो सोमनाथ मंदिर की तरफ आगे बढ़ता है तो हर आक्रमण से उसके कहीं ना कहीं एक भय का माहौल होता था, परंतु इस आक्रमण से लोगों में भय नहीं था। क्यों? क्योंकि लोगों का ऐसा मानना था कि महमूद गजनवी मंदिर पर आक्रमण के लिए नहीं बल्कि साक्षात उसका विनाश उसको अपनी ओर खींच रहा है, मंदिर की ओर उन्हें खींच रहा है। क्यों? क्योंकि लोगों को लगता था कि ये मंदिर पे ही आक्रमण करने चला है, उस मंदिर पर आक्रमण करने चला है जहां पे साक्षात भगवान विराजमान है। तो लोगों में भय नहीं रहता है, बल्कि वो महमूद गजनवी के विनाश से जोड़ करके इसे देख रहे होते हैं। अब इसका खामियाजा क्या होता है? इसका खामियाजा ये होता है, इस बार महमूद गजनवी को कोई सशक्त प्रतिरोध नहीं मिलता है, और वह सहजता से क्या होता है? सहजता से जो है मंदिर तक पहुंच जाता है। उस जमाने में बच्चों एक कॉन्सेप्ट चलता था टेम्पल इकोनॉमी का, मंदिर अर्थव्यवस्था का कॉन्सेप्ट चलता था। मंदिर अर्थव्यवस्था मींस की मंदिर की अपनी एक पैरेलल इकोनॉमी, एक राजा की अपनी अर्थव्यवस्था होती थी, उसी के पैरेलल जो है मंदिर की अपनी अर्थव्यवस्था होती थी। तो इस तरीके से गुजरात के जो सोलंकी शासक रहते हैं उन्होंने भी कोई प्रतिरोध नहीं किया, और आसानी से महमूद गजनवी की सेना मंदिर तक पहुंच गई। मंदिर की अपनी सेना थी, चंद घंटों में ही 5000 की सेना का कत्लेआम किया जाता है। पूरा मंदिर परिसर जो है रक्त से लथपथ होता है। ऐसे में महमूद गजनवी जो है अब अपनी सेना को आदेश देता है, सैनिकों को आदेश देता है कि शिव प्रतिमा को खंडित कर दिया जाए। शिव प्रतिमा को खंडित कर दिया जाए, इससे जो मंदिर के पुजारी वर्ग रहते हैं उनके अंदर अब भय आता है, और वो उसे रोकते हैं, और रोकते हैं तो कहते हैं कि ऐ महमूद गजनवी, हमने तुम्हारे बारे में सुना है कि तुम्हारा भारत पर आक्रमण धन संपत्ति के लूट के लिए होता है। यदि इस शर्त को तुम स्वीकार करो कि मंदिर प्रतिमा को खंडित नहीं करोगे, मंदिर का गुप्त खजाना है, वो गुप्त खजाने का द्वार तुम्हें दिखा दिया जाएगा,
और जितना तुमने कल्पना किया है उससे भी ज्यादा धन संपत्ति के साथ तुम यहां से रुखसत हो जाओ। तो इस तरीके से गजनबी रहता है, बहुत चालाक रहता है भाई। उसे लगता है कि कोई गुप्त खजाना है जहां पे अकुत धन संपत्ति है, तो वो कहता है कि ठीक है भाई, मैं खंडित नहीं करूंगा, सैनिकों को मना करता है। गुप्त खजाने का द्वार देखने के पश्चात फिर वो आता है और कहता है, पुरोहित वर्ग को कहता है कि अरे मूर्खो, तुमने गजनबी को समझने में भूल कर दिया। गजनबी बुत फरोश नहीं, गजनबी बुत सिकन है। गजनबी बुत फरोश मीन्स की मूर्तियों को छोड़ने वाला नहीं, गजनबी बुत सिकन मीन्स की मूर्तियों को तोड़ने वाला है। अब सैनिकों को कहता है कि शिव प्रतिमा को खंडित करो। सैनिक तलवार मारते हैं तो वो तलवार जाके या तो मंदिर के छत में या तो मंदिर के फर्श पे चिपक जा रहा है। आम जनमानस को अब लगता है कि शायद भगवान देर आए हैं लेकिन दुरुस्त आए हैं, और इस तरीके से जय घोष के नारे लगने शुरू होते हैं। लेकिन गजनबी जो रहता है बड़ा ही तार्किक माइंडसेट का जो है सेनापति होता है। उसे पता था कि यहाँ पे भगवान की उपस्थिति नहीं बल्कि यहाँ भारत का ज्ञान और विज्ञान है इसके पीछे। वो तर्क लगाता है, उसे महसूस होता है कि तलवार लोहे की है और वो या तो मंदिर की छत में या फर्श पे चिपक रहा है, या मीन्स की कोई चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पे कार्य कर रहा है। और इस तरीके से वो खुद अपनी तलवार निकालता है और बिजली की रफ्तार से जो है प्रहार करता है और शिव प्रतिमा खंडित होती है। इस तरीके से वो अकूत धन संपत्ति जो रहता है उसे 700 ऊंटों पर रख करके भारत से सकुशल निकल रहा होता है। रास्ते में, अब यहाँ पे इतिहासकारों का दो मत है, रास्ते में जाट आक्रमण होता है, दूसरा जो है खोखर का आक्रमण होता है। खोखर जनजाति है। तो यहां भी महमूद गजनबी अपने स्वभाव के अनुकूल जो है बड़ी ही कुशलता से बचाव करते हुए वो सहजता से अपने खजाने को लेकर के निकल जाता है। परंतु एक आक्रमण और करता है, और जो उसका 17वां आक्रमण होता है, महमूद गजनबी का जो 17वां आक्रमण होता है, यही उसका अंतिम आक्रमण होता है 1027 ईस्वी में। और यह आक्रमण किस लिए होता है भाई? तो खोखर जनजाति को दंडित करने के लिए, कि जब वो खजाना लेकर के जा रहा होता है तो उसके काफिले पे आक्रमण हुआ था। 16 आक्रमण जो रहते हैं वो धन की लूट रहता है, 17वां आक्रमण जो है वो दंडित करने के उद्देश्य से होता है। तो ये क्या है? ये फाइनली जो है महमूद गजनबी हैं। अब आगे बढ़ते हैं भाई, अगले कौन है? तो अगले जो हैं मोहम्मद गौरी का आक्रमण। अब मोहम्मद गौरी का जो आक्रमण है, इस आक्रमण के पीछे का अगर कारण देखेंगे तो थोड़ी सी भिन्नता दिखेगी और थोड़ी सी समानता भी दिखेगा। गजनबी और गौरी का जो ऑब्जेक्टिव्स है, देयर आर लिटिल बिट सिमिलरिटीज एज वेल एज डिसिमिलरिटीज। तो इनका भी क्या है भाई? तो इनका भी भारतवर्ष में इस्लाम का प्रचार प्रसार, ये उद्देश्य होता है। इसके साथ ही साथ उनका उद्देश्य क्या है? तो गजनबी का उद्देश्य जो है धन की लूट रहता है, इनका उद्देश्य जो रहता है भारतवर्ष में इस्लामिक सत्ता की स्थापना, राजनैतिक सत्ता की स्थापना,
भारत की आबो हवा भी जो रहती है, जीवन की बड़ी ही सहायक परिस्थितियां यहाँ पे हैं। दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जहां पे चार चार मौसम बदलते हैं, जहां की जलवायु जीवन के बहुत ही अनुकूल है। गंगा का जो उर्वर जलोढ़ मिट्टी का क्षेत्र है, वो दुनिया के कुछ समृद्धतम जो है क्षेत्रों में से एक है। गौरी को लगता है कि क्या धन की लूट करके फिर से मध्य एशिया और अफगानिस्तान का जो क्षेत्र है, जीवन की प्रतिकूल परिस्थितियां होती हैं, उसे लगता है कि क्यों धन को लूट करके अपने मूल देश को जाया जाए, क्यों न यहीं पर जो है भारत में ही अपने राजनीतिक सत्ता की स्थापना किया जाए। तो इस तरीके से अब यहीं से क्या होगा, यहीं से भारत में इस्लामिक शासन की स्थापना की दास्तां जो है वो शुरू होगा। तो आइए भाई देखते हैं कि गौरी का जो प्रथम आक्रमण हुआ था वो कहां पे हुआ था। तो मोहम्मद गौरी का जो प्रथम आक्रमण है, आक्रमण ये 1075 ईस्वी में हुआ था। प्रथम आक्रमण, सॉरी, ये 1075 नहीं, 1175 होगा। प्रथम आक्रमण जो है 1175 ईस्वी में हुआ था। कहां पे हुआ था? तो मुल्तान के करमाथी जाति के मुस्लिम रहते हैं। मुल्तान के जो हैं करमाथी जाति के मुस्लिमों पर हुआ था। और इसमें क्या हुआ था? इसमें उन्हें जो है सफलता मिली थी। इसमें जो है उन्हें सफलता मिला था। अगला जो आक्रमण होता है, गौरी और गजनबी में एक अंतर आपको यह दिखेगा कि गजनबी एक बड़ा ही सूझबूझ वाला, बड़ा ही साहसी, निर्भीक और कुशल सेना नायक रहता है। गौरी में उन गुणों का अभाव रहता है। गौरी जो है, इसकी सूझबूझ का जो स्तर है, इसकी जो राजनीतिक दूरदर्शिता है, वो गजनबी के समान नहीं रहता है। तो यहां पर अगला आक्रमण 1178 ईस्वी में करेंगे गुजरात क्षेत्र पे। द्वितीय आक्रमण 1178 ईस्वी गुजरात क्षेत्र पर करेंगे। सोलंकी शासक कौन रहते हैं? भीम द्वितीय ने गौरी को पराजित किया। गौरी को पराजित किया। अब अगला जो आक्रमण होगा उसमें भी गौरी को मुंह की खानी पड़ेगी भाई। अगला जो है तराइन का एक प्रथम युद्ध होगा। तराइन का प्रथम युद्ध जो है 1191 ईस्वी। यहां पे क्या होगा भाई? यहां पे चौहान वंशीय शासक हैं। पृथ्वीराज चौहान ने क्या किया? पृथ्वीराज चौहान ने गौरी को पराजित किया। पृथ्वीराज चौहान ने जो है गौरी को पराजित किया। यहीं पे पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि रहते हैं चंद बरदाई। वो आग्रह करते हैं पृथ्वीराज चौहान से कि भागता हुआ शत्रु आपके लिए एक चुनौती हो सकता है, यह अवसर है, उसे समाप्त कर दीजिए। पृथ्वीराज चौहान भारतीय संस्कृति की, भारतीय परंपरा की दुहाई देते हैं और कहते हैं कि भागते हुए शत्रु पर आक्रमण करना भारतीय परंपरा नहीं है, भारतीय मर्यादा के प्रतिकूल है। गौरी को छोड़ देते हैं।
अगले वर्ष क्या होता है भाई? तो अगले वर्ष जो है फिर से गौरी आ धमकता है। तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी। और इस बार क्या होगा? इस बार जो है गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को पराजित किया। गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को पराजित किया। और इस प्रकार क्या होता है? इस प्रकार पराजय करने के पश्चात भारत में अपने शासन सत्ता की स्थापना किया। अपने शासन सत्ता की स्थापना किया। So this was the scenario that in the second battle of the Tarain, right now Muhammad Ghori he defeated to Prithviraj Chauhan, and right now it led to the foundation of Islamic rule in India. अब इसके बाद गौरी की महत्वाकांक्षाओं को एक तरीके से पर लग जाते हैं और फिर क्या होता है? भारतवर्ष के अगले एक प्रमुख शासक रहते हैं, उनको भी पराजित करके मार डालता है। 1194 ईस्वी में चंदावर का युद्ध होता है। चंदावर का जो युद्ध होता है, इस बार गौरी ने क्या किया भाई? तो गौरी ने गढ़वाल वंशीय शासक जयचंद को पराजित किया। जयचंद को पराजित किया। अब जो चौहान रहते हैं, पृथ्वीराज चौहान और ये जो गढ़वाल वंश के जयचंद रहते हैं, इनमें आपसी ही प्रतिद्वंदिता रहती है। जो इस्लामिक आक्रमण भारत में हो रहे हैं, तो वैसे समय में क्या रहता है भाई? तो वैसे समय में राजपूत वंश जो रहते हैं भारतवर्ष पर, उनका शासन रहता है। तो एक मुद्दा ये उठता है कि राजपूतों की पराजय के कारण क्या रहते हैं? तो इसके पहले जो है दो वंश आपको इस चैप्टर में देखना था। यही दो वंश हैं, चौहान वंश और गढ़वाल वंश। पृथ्वीराज चौहान जो है मात्र 11 वर्ष, पृथ्वीराज चौहान जो है इनको पृथ्वीराज तृतीय भी कहा जाता है। चौहान वंश का शासन दिल्ली और अजमेर के क्षेत्र पे रहता है या राजस्थान के क्षेत्र में रहता है। वहीं जो है कन्नौज से लेकर के बनारस तक का जो क्षेत्र है वो गढ़वाल वंश के अधीन में रहता है। गढ़वाल वंश के शासक जो हैं जयचंद्र रहते हैं, उनके पुत्र के उम्र के समान के शासक पृथ्वीराज चौहान रहते हैं। उस दौर में दिल्ली पर जिसका शासन था, उसका रुतबा ज्यादा बेहतर माना जाता था। पृथ्वीराज चौहान एक यशस्वी और महत्वाकांक्षी शासक के रूप में रहते हैं। और चूंकि राजपूतों में एकता का अभाव था, सामंजस्य का अभाव था, जयचंद जो रहते हैं वो जीलस रहते हैं। यदि चंद्रबरदाई के पृथ्वीराज रासो पे ग्रंथ को अगर आधार बनाया जाए, तो एक कहानी ऐसी भी उभरती है कि जयचंद की पुत्री संयोगिता रहती हैं और पृथ्वीराज चौहान, इन दोनों लोगों में आकर्षण रहता है। उस जमाने में स्वयंवर की प्रथा एक होती थी, जिसमें विवाह के समय लड़की को यह अधिकार था कि वो अपने पसंद का वर चुने। जो पृथ्वीराज चौहान और संयोगिता का संबंध है, इससे ऐसा माना जाता है, इस कथानक के अनुसार, जो पृथ्वीराज रासो ग्रंथ है उसके अनुसार जो है कि जयचंद जो है इस संबंध से कहीं भी उसे नहीं पसंद करते थे।
और वो अपनी पुत्री के स्वयंवर का आयोजन करते हैं। सबको बुलाया जाता है परंतु पृथ्वीराज चौहान को नहीं बुलाया जाता है। पृथ्वीराज चौहान भरी सभा से संयोगिता को लेकर चले जाते हैं, जिससे जयचंद अपने आप को अपमानित महसूस करते हैं और इस तरीके से वो प्रतिशोधवश जो है गौरी को सहयोग देने पर विवश होते हैं। और तराइन के द्वितीय युद्ध में जयचंद ने गौरी को सहयोग दिया और इस बार जो है गौरी पृथ्वीराज चौहान को पराजित करने में समर्थ होते हैं। तो चलिए, ये एक अगला वाकया रहता है भाई, लेकिन इसे इतिहासकार जो है इस कथानक को बहुत ज्यादा तरजीह नहीं देते हैं। तो अब अंतिम मुद्दा यह है बच्चों की इनके पराजय का कारण क्या था। तो पहला कारण जो है, राजपूत शासक क्षेत्रीय शक्ति के रूप में थे। राजपूतों की सैन्य संरचना परंपरागत था। राजपूत राजवंशों के मध्य एकता का अभाव था और वे निरंतर युद्धरत थे। निरंतर युद्धरत थे, आपस में ही निरंतर जो है युद्ध करते थे। इसके साथ साथ जो इनकी कमियां हैं, कुछ उनकी भी विशेषताएं थीं। जो तुर्क आक्रमणकारी हैं, उनकी सैन्य संरचना जो है, राजपूत सैनिकों की निर्भरता हाथियों की सेना पर ज्यादा, घोड़ों की सेना पे कम, उनकी निर्भरता घोड़ों की सेना पे ज्यादा थी। तो इस तरीके से क्या है, इस तरीके से जो है ये सारे बहुत सारे फैक्टर रहते हैं जो अंततः इनके पराजय का कारण बनते हैं। यहीं से क्या होता है, यहीं से टकराव का जो युग है वो समाप्त होता है तथा दिल्ली सल्तनत की आधारशिला पड़ती है। तो अगले क्लास में हम लोग मिलेंगे और इसी श्रृंखला के अंतर्गत जो है अगला चैप्टर उसे कैरी ऑन किया जाएगा। जितना भी ये क्लास में आप लोगों को समझाया गया, ये सारा जो पीडीएफ है आपको मेरे टेलीग्राम लिंक पर मिल जाएगा। टेलीग्राम लिंक मैंने शुरू में ही आप लोगों को मेंशन किया कि क्यूआर कोड से भी आप फ्रंट पेज पे जो मैंने दिया है उससे स्कैन करके जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ जो है हिस्ट्री इन हिंदी बाई अनिल सर, इसको भी आप सर्च करके जुड़ सकते हैं। तो चलिए बच्चों, जो है यहीं पे आज की इस श्रृंखला को समाप्त किया जाएगा और फिर अगले सप्ताह जो है एक नए टॉपिक के साथ आप लोगों के साथ पुनः मुलाकात होगी। टिल देन, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।